हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप, और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है रोमांटिसिज्म एंड नेशनल फीलिंग। ठीक है। अब रोमांटिसिज्म ही बेसिकली हमने पढ़ना है और समझना है, क्योंकि नेशनल फीलिंग तो आपको पता ही है, जो एक पैट्रियोटिक फीलिंग हमारे नेशन के साथ, हमारी कंट्री के साथ जो रहती है। तो रोमांटिसिज्म क्या है, इस पे आपको शॉर्ट में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो रोमांटिसिस्ट ये कहता है कि रोमांटिसिस्ट बिलीव्स दैट नेशनलिस्ट फीलिंग डिड नॉट कम थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। मतलब रोमांटिसिस्ट क्या बिलीव करते हैं, मतलब जो लोग रोमांटिसिज्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बेसिकली ये मानते क्या है कि ये जो नेशनलिस्ट फीलिंग है ये हमें ना तो वॉर से आएगी ना तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन से आएगी। यानी कि हम किसी दूसरी कंट्री को ऑक्यूपाई करते हैं, कन्क्वायर करते हैं, अनेक्स करते हैं, उससे कोई लोगों के अंदर नेशनल फीलिंग जागने वाली नहीं है। या कोई हम साइंटिफिक डिस्कवरीज करते हैं, मार्स पे पहुंचते हैं, मून पे पहुंचते हैं, उससे कोई नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं आएगी। ये कौन मानते हैं? रोमांटिसिस्ट। तो फिर ये है क्या? उनके मुताबिक क्या है कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग क्रिएट करता है, जनरेट करता है अमंग द पीपल ऑफ अ कंट्री, उनका मानना है कि कल्चर, क्या कल्चर एक इंपॉर्टेंट, एक की रोल, एक वाइटल रोल प्ले करता है किसमें? क्रिएट करने में। क्या? नेशनलिस्ट फीलिंग। कैसे? जैसे हमारा आर्ट है, पोइट्री है, स्टोरीज है, म्यूजिक है, तो वो क्या हेल्प करता है? नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप करने में। यानी कि कहने का क्या मतलब है, बेसिकली क्या कल्चरल मूवमेंट है। क्या है? रोमांटिसिज्म क्या है? एक कल्चरल मूवमेंट है। और रोमांटिसिस्ट क्या मानते हैं कि कल्चर ही है, जो आपका फोक आर्ट है, लिटरेचर है, डांसेस है, पोइट्री है, स्टोरीज है, ये जो है नेशनलिस्ट फीलिंग जनरेट करते हैं, ना कि आपका टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ना कि वॉर्स, ना कि ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, या जो भी आप मान लो। तो आपकी जो नेशनलिस्ट फीलिंग कहां से डेवलप होती है? रोमांटिसिस्ट के अकॉर्डिंग आपके कल्चर से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं अब्रॉड चले जाते हैं, फॉरेन चले जाते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया मान लो गए, मान लो चले गए, वैसे अभी गए तो नहीं है, ठीक है, चले गए, तो वहां हमें कोई दिल्ली का बंदा मिल रहा है, या नॉर्थ ईस्ट से मिलता है, या साउथ इंडियन मिलता है, तो हम लोग उससे कनेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों का कहीं ना कहीं लैंग्वेज तो एक रहेगा, हमारा कंट्री एक है, हमारा कल्चर कहीं ना कहीं रिजम्बल करता है, तो फॉरेन में हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है। तो चाहे हम इंडिया में कभी मिले ही ना हो, तो क्या चीज हमें वहां पे कनेक्ट कर रही है? हमारा कल्चर, हमारा लैंग्वेजेस, हमारी ट्रेडिशंस। ठीक है। तो यही रोमांटिसिस्ट मानते हैं कि भाई जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो नेशनलिस्ट फीलिंग को जनरेट करता है, क्रिएट करता है अमंग द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। उसी के साथ अगर हम देखें, एक जर्मन फिलोसोफर भी थे और रोमांटिसिस्ट भी है, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। उनका क्या कहना है? जैसे ये लिखा है, ही क्लेम्स दैट ट्रू जर्मन कल्चर वाज टू बी डिस्कवर्ड अमंग कॉमन पीपल, डास वॉक। यानी कॉमन पीपल कौन है? डास वॉक कौन है? कॉमन पीपल। इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोइट्री, फोक डांसेस, ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म कैन बी फाउंड। मतलब क्या क्या रहा है, जोहान गॉटफ्राइड भी यही कह रहा है कि अगर हमें जर्मन कल्चर को, ट्रू जर्मन कल्चर को ढूंढना है, तो वहां के लोगों में ढूंढना है, वहां का जो ट्रेडिशन है, वहां के जो फोक डांसर्स हैं, पोइट्री है, जो भी है, तो वहां पे आपको क्या दिखेगा? ट्रू जर्मन कल्चर। ना कि वहां की साइंटिफिक डिस्कवरीज है, ना कि वहां पे टेरिटोरियल एक्सपेंशन के जरिए। तो ये भी यही कहना चाहते थे, क्योंकि ये भी रोमांटिसिस्ट है, तो इनका भी ये मानना है कि भाई साहब कल्चर ही है, कल्चर ही है जो लोगों को उसकी कंट्री के साथ कनेक्ट करता है, कल्चर ही है जो लोगों को यूनाइट करता है। ठीक है। और दूसरी चीज अगर हम देखें, लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज का भी एक इंपॉर्टेंट की रोल रहता है किसमें? नेशनल सेंटिमेंट डेवलप करने में। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, आप फॉरेन में जाते हो, आपका कोई दिल्ली का बंदा मिलता है, या यूपी का मिलता है, बिहार का मिलता है, चाहे आपका इंडिया में उसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बट वहां पे मिलेगा, तो क्या चीज आपको वहां पे कनेक्ट करेगी? आपकी लैंग्वेज। आप कश्मीर में देखो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन 10 डिस्ट्रिक्ट्स में एक कॉमन चीज जो उनको कनेक्ट करती है क्या है? लैंग्वेज। ठीक है। तो लैंग्वेज का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, जो लोगों को कनेक्ट करती है और लोगों को उनकी नेशन की तरफ कनेक्ट करती है। जैसे हमने एक चीज और देखी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद चेंजेस क्या आई थी? उन्होंने रीजनल डायलेक्ट्स को तो डिस्करेज किया, लेकिन फ्रेंच को प्रमोट किया। क्यों? ताकि लोग जो है एक लैंग्वेज बोलेंगे तो कहीं ना कहीं एक यूनिटी जो है क्रिएट हो सकती है। इसी तरह अगर हम देखें, पोलैंड,
पोलैंड का कुछ पार्ट जो था, हमने क्या देखा था, ट्रीटी ऑफ वीना जब हमने पढ़ी उसमें देखा कि उसके बाद जो कुछ पार्ट था पोलैंड का वो किसने ऑक्यूपाई किया था, रशिया ने। तो रशिया ने सबसे पहले वहां पे क्या किया, पॉलिश लैंग्वेज को हटा दिया। मतलब डर किस चीज का था, लैंग्वेज का, क्योंकि अगर ये पॉलिश लैंग्वेज यूज करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इनके दिल में वो नेशनल फीलिंग रहेगी अपनी कंट्री की तरफ। तो सबसे पहला काम रशिया ने क्या किया, उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज को हटा दिया और इंपोज क्या किया, रशियन लैंग्वेज। ठीक है, तो यहां से हमें पता क्या चलता है कि लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उसी तरह अगर हम देखें 1831 में हालांकि एक आर्म्ड रिबिलियन किया था पॉलिश के लोगों ने, वो तो इजीली क्रश कर दिया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो जो पॉलिश लैंग्वेज थी, वहां के जो चर्च थे, तो जो पॉलिश प्रिस्ट वगैरह थे पोलैंड के, उन्होंने जितनी भी रिलीजियस गैदरिंग्स थी, जितने भी सरमन्स वगैरह होते थे, उसके लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करना शुरू किया, पॉलिश। क्यों, उनको लगा कि अब लैंग्वेज ही एक सोर्स है हमारे पास जिसके जरिए हम जो पोलैंड के लोग हैं उनके अंदर वो फीलिंग जो है उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। लेकिन रशिया को उसका खौफ था। रशिया ने क्या किया, जितने भी बिशप्स थे या जो प्रिस्ट थे उनको अरेस्ट करके जेल में भेज दिया साइबेरिया में। तो इससे पता क्या चलता है कि लैंग्वेज, हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा जो ये पूरा जो है हमारा डांसेस हो गई, पोइट्री हो गई, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है अकॉर्डिंग टू रोमांटिसिज्म इन क्रिएटिंग द नेशनल फीलिंग्स रादर देन वॉर्स, रादर देन टेरिटोरियल एक्सपेंशंस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लेके हम कल हाजिर होंगे।